नमस्कार साथियों, मैं रितेश। आप लोगों को अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, अब शुरुआत कर रहे हैं आप लोग को मेडावल हिस्ट्री का पार्ट 1, जिसमें चैप्टर 9 से लेके पढ़ना है। 650 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी का के समय के बीच पढ़ना है। इसमें सबसे पहले उत्तर भारत का राजपूत काल पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें टोटल 85 क्वेश्चंस हैं। इसको पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में माने 750 से 1200 ईस्वी तक को क्या माना जाता है? तो आप लोग को पता होगा राजपूत काल, क्योंकि उत्तर भारत में जितने भी वंश पनपे थे उस टाइम पे वो राजपूत वंश से ही थे। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। तो राजपूत काल को 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वो था राजा दाहिर। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? तो वो था राजा दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो वो रखा था ब्राह्मणों को। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। कह रहा है, क्वेश्चन को फिर से सुनिए। कोई ग्रंथ है जिसका उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों का जन्म हुआ। कौन कौन? परमार, चालुक्य, चालुक्य को ही सोलंकी बोलते हैं, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो ने। पृथ्वीराज रासो ने। पृथ्वीराज रासो ही एक ग्रंथ है जिसमें पहली बार उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, चालुक्य को ही सोलंकी बोलते हैं, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। ढिलिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? ढिलिका यानी दिल्ली की स्थापना तोमरों ने की। ढिलिका यानी दिल्ली की स्थापना तोमरों ने की। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये कौन था? अरब वाले लोग किए थे। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो अरब। 8 नंबर। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से चंद्रबरदाई ने लिखा था। चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो चंद्रबरदाई ने। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने कह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। इसका ऑलरेडी मिलान ये है, प्रतिहार या परिहार जिसकी राजधानी कन्नौज थी। प्रतिहार या परिहार की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। चंदेल की राजधानी खजुराहो। चंदेल की राजधानी खजुराहो। प्रतिहार या परिहार की राजधानी कन्नौज और चंदेल की राजधानी खजुराहो।
परमार या पवार की राजधानी धार। परमार या पवार की राजधानी धार। चालुक्य या सोलंकी की राजधानी अनहिलवाड़ा। चालुक्य या सोलंकी की राजधानी अनहिलवाड़ा। चालुक्य या सोलंकी की राजधानी अनहिलवाड़ा। प्रतिहार या परिहार की राजधानी कन्नौज, चंदेल, खजुराहो। प्रतिहार या परिहार का राजधानी कन्नौज। प्रतिहार या परिहार की राजधानी कन्नौज। चंदेल की राजधानी खजुराहो। चंदेल की राजधानी खजुराहो। प्रतिहार या परिहार की राजधानी कन्नौज। प्रतिहार या परिहार की राजधानी कन्नौज। चंदेल की राजधानी खजुराहो। चंदेल की राजधानी खजुराहो। चंदेल की राजधानी खजुराहो। परमार या पवार की राजधानी धार। परमार या पवार की राजधानी धार। परमार या पवार की राजधानी पवार की राजधानी धार। चालुक्य या सोलंकी की राजधानी अनहिलवाड़ा। चालुक्य या सोलंकी की राजधानी अनहिलवाड़ा। अगला सवाल कह रहा है 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो वो है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवारा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वो है आबू पर्वत पे। दिलवारा मंदिर कहाँ पे स्थित है? आबू पर्वत पे। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था चंदेल राजपूत ने। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत ने। चंदेल राजपूत ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन था? गुजरात के शासक भीमदेव उबन था। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन था? भीमदेव उबन। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो वो लिखी विज्ञानेश्वर ने। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर ने। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। ब्लैक पगोडा है। ब्लैक पगोडा कोणार्क में है। ब्लैक पगोडा कोणार्क में है। ब्लैक पगोडा कहाँ है? कोणार्क में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है तो इसका मिलान ए हो जाएगा। चौहान या चाहमान वंश की स्थापना की राजधानी अजमेर था। चौहान या चाहमान राजवंश की राजधानी अजमेर था। गढ़वाल या राठौर की राजधानी कन्नौज था। गढ़वाल या राठौर की राजधानी कन्नौज था। गुहिलौत या सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ था। गुहिलौत या सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ था। गुहिलौत या सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ था। कलचूड़ी या है की राजधानी त्रिपुरी था। चौहान या चहमान की राजधानी अजमेर था। गढ़वाल या राठौर की राजधानी कन्नौज था। गुहिलौत या सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ था। कलचूड़ी या है का राजधानी त्रिपुरी था। कलचूड़ी या है की राजधानी त्रिपुरी। कलचूड़ी या है की राजधानी त्रिपुरी। कलचूड़ी या है की राजधानी त्रिपुरी। गुहिलौत या सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़। गुहिलौत या सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़। गढ़वाल या राठौर की राजधानी कन्नौज। गढ़वाल या राठौर की राजधानी कन्नौज। चौहान या चाहमान की राजधानी अजमेर। चौहान या चाहमान की राजधानी अजमेर। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कर्नल टाड को। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को। इसका आंसर ए होगा। राजवंश और इधर राज्य क्षेत्र है तो चौहान राजवंश था जो दिल्ली व अजमेर के क्षेत्र में था। चौहान के हाथ पर था तो दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र में। प्रतिहार
कन्नौज के क्षेत्र में। प्रतिहार कहाँ था? तो कन्नौज के क्षेत्र में। परमार कहाँ था? तो मालवा के क्षेत्र में। परमार कहाँ था? मालवा के क्षेत्र में। चालुक्य या सोलंकी कहाँ था? तो काठियावाड़ के क्षेत्र में। काठियावाड़ के क्षेत्र में। चौहान कहाँ था? तो दिल्ली व अजमेर के क्षेत्र में। चौहान किस साइड था? तो दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र में। प्रतिहार किस साइड था? तो कन्नौज के क्षेत्र में। प्रतिहार किस साइड था? तो कन्नौज के क्षेत्र में। प्रतिहार कहाँ था? तो कन्नौज के क्षेत्र में। परमार किस साइड था? तो मालवा के क्षेत्र। परमार किस साइड था? तो मालवा के क्षेत्र। चालुक्य या सोलंकी किस क्षेत्र में था? तो काठियावाड़ के क्षेत्र में। चालुक्य या सोलंकी किस क्षेत्र में था? काठियावाड़ के क्षेत्र में। फिर से सम्मिलित करना है, इस बार फिर से राजवंश है और राज क्षेत्र है। इस बार भी राजवंश है और राज क्षेत्र है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका राजवंश और राज क्षेत्र को मिलान करने कह रहा है। तो देखिए मिलाइए। चंदेल को मिल जाएगा जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड के क्षेत्र में। चंदेल किधर मिलेगा? तो जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड के क्षेत्र में। चंदेल किधर मिलेगा? तो जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड के क्षेत्र में। कलचूड़ी किधर मिलेगा? कलचूड़ी का राज क्षेत्र किधर था? तो चेदी के साइड। चेदी के साइड। गढ़वाल या राठौर किधर था? तो कन्नौज के राज क्षेत्र में। गढ़वाल या राठौर किधर था? तो कन्नौज के क्षेत्र में। गढ़वाल या राठौर किधर था? तो कन्नौज के क्षेत्र में। गुहिलोत किधर था? तो मेवाड़ के क्षेत्र में। गुहिलोत किधर था? तो मेवाड़ के क्षेत्र में। गुहिलोत किधर था? तो मेवाड़ के क्षेत्र में। गढ़वाल या राठौर किधर था? तो कन्नौज के क्षेत्र में। कलचूड़ी किधर था? चेदी के क्षेत्र में। चंदेल किधर था? जेजाक भुक्ति के क्षेत्र में या बुंदेलखंड के क्षेत्र में। इसे सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक है। तो बताना है कि चौहान का संस्थापक किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। 1 2 3 4 भी इसका आंसर। चौहान का संस्थापक वासुदेव। चौहान का संस्थापक वासुदेव। चौहान का संस्थापक वासुदेव। चौहान का संस्थापक वासुदेव। परमार का संस्थापक सियक दो यानी श्रीहर्ष। सियक दो श्रीहर्ष। परमार का संस्थापक सियक दो श्रीहर्ष। परमार का संस्थापक सियक दो श्रीहर्ष। चालुक्य या सोलंकी का संस्थापक मूलराज ओवन। चालुक्य या सोलंकी का संस्थापक मूलराज ओवान। चालुक्य या सोलंकी का संस्थापक मूलराज ओवान। चंदेल का संस्थापक नन्नुक चंदेल। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक चंदेल। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक चंदेल। चालुक्य सोलंकी का संस्थापक मूलराज ओवान। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो जो सुमेलित नहीं है वो है राष्ट्रकूट विजयालय। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारा सुमेलित है। कौन कौन सुमेलित है? तो चंदेल के संस्थापक नन्नुक चंदेल। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक चंदेल। कलचूड़ी के संस्थापक कोक्कल ओवान। कलचूड़ी के संस्थापक कोक्कल ओवान। कलचूड़ी के संस्थापक कोक्कल ओवान। गढ़वाल के संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल के संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल के संस्थापक चंद्रदेव। कलचूड़ी के संस्थापक कोक्कल ओवान। कलचूड़ी के संस्थापक कोक्कल ओवान। चंदेल के संस्थापक नन्नुक चंदेल। हरिकेली नाटक का रचयिता है। हरिकेली नाटक का रचयिता चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थीय है। बिसल देव जिसको कहते हैं। हरिकेली नाटक का रचयिता चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थीय हैं बिशलदेव। हरिकेली नाटक का रचयिता हैं चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थीय। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो वो अंकित है हरिकेली का। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या है? तो उसके पति का नाम राणा रतन सिंह है।
उनके पति का नाम राणा रतन सिंह है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम राणा रतन सिंह है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो वो है धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यह है कंदरिया महादेव की मंदिर। निम्नलिखित में से किस एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो वो प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। निम्न में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा के अलंकृत थे? तो लक्ष्मण सेन के। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा के अलंकृत करते थे? तो वो थे लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो ये निर्मित हैं नागर शैली से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो नागर। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे कौन लोग थे? तो वो थे पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट ही थे जो राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में जो उलझे थे वो थे पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। वो कौन थे? तो वो थे नरसिंह ओवान। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह ओवान। अजयपाल के संस्थापक थे। अजयपाल के संस्थापक अजमेर के थे। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो भोज परमार। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो भोज परमार। भोज परमार द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई है, उन पुस्तकों का नाम बताना है। तो वो पुस्तकें सारे थे सारे ही उनके पुस्तक थे। समरांगन सूत्रधार था, सरस्वती कंठाभारण, आयुर्वेद सर्वस्व, योग सूत्रवृत्ति। भोज परमार की पुस्तकें का नाम याद रखिए, 4 किताबें। समरांगन सूत्रधार, समरांगन सूत्रधार, समरांगन सूत्रधार, योग सूत्रवृत्ति, योग सूत्रवृत्ति, योग सूत्रवृत्ति, समरांगन सूत्रधार, समरांगन सूत्रधार, योग सूत्रवृत्ति, योग सूत्रवृत्ति, सरस्वती कंठाभारण, सरस्वती कंठाभारण, सरस्वती कंठाभारण, आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद सर्वस्व, सरस्वती कंठाभारण, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति, योग सूत्रवृत्ति, समरांगन सूत्रधार, समरांगन सूत्रधार। समरांगन सूत्रधार का विषय क्या है? तो वो विषय है
स्थापत्य शास्त्र का समरांगन सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र का। उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अष्टधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवगंते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो यह युक्ति भोज परमार के संबंध में है। उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अधधारा निराधरा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवगंधे। यह जीव उक्ति उस किस शासक के संबंध से है? तो भोज परमार के संबंध से है। अगला सवाल, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो वो मिला था जयसिंह सिद्धराज और कुमार पाल के राज दरबार में। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य एक हेमचंद्र थे, उनको संरक्षण मिला था? तो जयसिंह सिद्धराज और कुमार पाल के शासन में। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया? तो वो कौन था? तो वो था भीम द्वितीय। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? भीम द्वितीय ने। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो वो करवाया धंगदेव ने। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव ने। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? तो वो कहलाता है त्रैकुटक संवत। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकुट संवत। किसने राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्प द्रुम या कृतकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए चंद्रदेव। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत कल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो चंद्रदेव ने। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत कल्प तरु नामक विधि की ग्रंथ की रचना की? तो चंद्रदेव ने। चंदावर का युद्ध 1194 किसके बीच हुआ? तो ये हो गया किसके बीच? तो जयदेव एवं मोहम्मद गोरी के बीच। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? तो ये हो गया जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के बीच। नैषेध चरित्र व खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो वे थे जयचंद्र के। नैषेध चरित्र व खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद्र के। नैषेध चरित्र व खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो जयचंद्र के। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? निम्नलिखित शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो वो अवस्थित है भुवनेश्वर में। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर से। ग्रंथकार और ग्रंथ में मिलान करने कह रहा है, तो चलिए मिलान करते हैं। आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। कल्हन राजतरंगिणी कल्हन जो लिखे हैं राजतरंगिणी को लिखे हैं। बिल्हन लिखे हैं विक्रमादेव चरित्र। कल्हन राजतरंगिणी को लिखे हैं, बिल्हन
विक्रमांक देव चरित्र को लिखे हैं, और जयनाक पृथ्वीराज विजय को लिखे हैं, सोमदेव ललित विग्रह राज को लिखे हैं। सोमदेव ललित विग्रह राज को लिखे हैं, सोमदेव ललित विग्रह राज को लिखे हैं, जयनक पृथ्वीराज विजय को लिखे हैं, बिलहन विक्रमांक देव चरित्र को लिखे हैं, कलहन राज तरंगिणी को लिखे हैं, कलहन राज तरंगिणी को लिखे हैं, बिलहन विक्रमांक देव चरित्र को लिखे हैं, जैनक पृथ्वीराज विजय को लिखे हैं, सोमदेव ललित विग्रह राज को लिखे हैं। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो वो हो गया कन्नौज। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज के लिए। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो कन्नौज के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो वो पहल वत्सराज ने की। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो वत्सराज ने की। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो वो हुआ 8वीं सदी ईस्वी में। सदी ईस्वी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो 8वीं सदी में हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो वो किया प्रतिहार ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो प्रतिहार राजवंश ने किया। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से भारत पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। वो कौन थे? तो राष्ट्रकूट थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश की राजधानी थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर यानी मुददगिरी थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर या मुददगिरी थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय था। अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालखंड या मानखेत्र थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालखंड या मानखेत्र थी। किस प्रतिहार शासक ने आदि बराह की उपाधि धारण की? तो वो धारण की मिहिर भोज ने। किस शासक ने आदि बराह की उपाधि धारण की? तो मिहिर भोज ने। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश के अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? तो वो पुकारा अल मसूदी को। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? अल मसूदी। कर्पूरी मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो महेंद्रपाल वन ने। कर्पूरी मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो महेंद्रपाल वन ने। कर्पूरी मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो महेंद्रपाल वन ने। प्रतिहार स्वयं को कौन से वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल होते थे? लक्ष्मण। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाला गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें
सामंती सरदारों ने चुना था। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? किस पाल शासक को गुजराती कवि शोढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? तो वो कहा था धर्मपाल को। किस पाल शासक को गुजराती कवि शोढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? तो धर्मपाल ने 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? रुहमा कहकर संबोधित किया। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल ने। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल ने। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है? तो वो हैं जीमूत वाहन। हिंदू विधि के एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे जीमूत वाहन। रामचरित्र की रचना किसने की? रामचरित्र की रचना संध्याकार नंदी ने की। रामचरित्र की रचना किसने की? तो संध्याकार नंदी ने। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनैतिक नेतृत्व प्रदान किया। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। तो सेन वंश ने। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो वो आरंभ किया बल्लाल सेन ने। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो बल्लाल सेन ने। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो वो की बल्लाल सेन ने। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो वो की बल्लाल सेन ने। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो वो किस वंश की थी? तो लोहार वंश के थे। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो लोहार वंश की राजकुमारी थी। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है ओशनम स्मृति में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 2 3 1 2 3। तो देखिए इस सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक फैला हुआ है। नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक फैला हुआ है। बेसर शैली विंध्य से कृष्णा नदी तक फैला हुआ है। और द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। हमारे भारत को 3 भागों में सीधा सीधी समझ जाइए। सीधा सीधी कितने भागों में समझना है आपको? तो 3 भागों में। इस तरीके से हमारा जो भारत है, तो ये इधर जो हिमालय पड़ गया, हिमालय से लेके विंध्य तक, यहाँ तक कौन सा शैली है? नागर शैली। फिर यहाँ जो कृष्णा नदी बहता है, तो कृष्णा नदी तक और विंध्य पर्वत तक है बेसर शैली। इधर हो गया नागर शैली, इधर हो गया बेसर शैली, और इधर हो गया द्रविड़ शैली। तो NBD याद रखिए। NBD ऐसे याद रख लिए। नेशनल बैडमिंटन डिपार्टमेंट याद रख लीजिए। नेशनल बैडमिंटन डिपार्टमेंट नागर बेसर और द्रविड़। इधर कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी
मतलब कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली, और विंध्य से कृष्णा तक बेसर शैली, और उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक नागर शैली। चलिए 76 नंबर कह रहा है कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति अलबरूनी की है। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा का सम्मान नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह युक्ति अलबरूनी की है। फिर देखिए अब 77 नंबर मंदिर है और निर्माता है कि कौन से मंदिर का निर्माता किसने किया? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का निर्माता केसरी नरेश ने किया। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का निर्माण केसरी नरेश ने किया। जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण अनंत वर्मा चोडगंग ने किया। चोडगंग यानी पूर्वी गंग नरेश थे। अनंत वर्मा चोडगंग ने जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण करवाया। सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण नरसिंह देव ने कराया। पूर्वी गंग नरेश था, ये भी गंग नरेश ही था। सूर्य मंदिर कोणार्क इसका निर्माण भी नरसिंह देव ने ही करवाया। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो वो था नागभट्ट वन। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है। खजुराहो के मंदिरों का संबंध शैव संप्रदाय, जैन संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय से है। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है शैव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो दिलवाड़ा में। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो दिलवाड़ा में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी कि बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था, तो वो था गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ है? बिहार का संस्थापक कौन था उदंतपुरी विश्वविद्यालय का? तो गोपाल। मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कलहनकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो वो हैं 8। कलहनकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8। अब फिर से सुमिलित करना है। एक तरफ है मंदिर और दूसरी तरफ है उसके निर्माता, तो 84 का आंसर ए हो जाएगा। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो है, यशो बर्मन उसके निर्माता करता है। चतुर्भुज यानी जो कि विष्णु मंदिर खजुराहो में है, चतुर्भुज यानी कि विष्णु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वो खजुराहो में भी है। यशो वर्मा उसके निर्माता करता थे। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, धंग उसके निर्माता करता है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, धंग उसके निर्माता करता थे। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, जिसका निर्माता करता धंग थे। बिमलब सही मंदिर आबू दिलवारा में है, बिमल शाह बैस के उसके निर्माता करता है। बिमलब शाही मंदिर आबू दिलवारा बिमल शाह बैस के द्वारा निर्माण किया गया था। लूनब वसही देवरानी जेठानी मंदिर तेजपाल व वास्तुपाल के द्वारा किया गया है। लूनब सही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवारा में है, जो कि तेजपाल व वास्तुपाल के निर्माता थे। फिर से सुमिलित करना है आखिरी क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सेम। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक में है। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में है।
64 योगिनी का मंदिर भेड़ा घाट जबलपुर में है। सूर्य मंदिर मुरहेड़ा में है। सूर्य मंदिर मुरहेड़ा में है। चौमुख मंदिर पालीताना में है। पालीताना में है। मच्छिंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक में है। 64 योगिन का मंदिर भेड़ा घाट जबलपुर में है। सूर्य मंदिर मुरहेड़ा में है। चौमुख मंदिर पालीताना में है। अब देखते हैं चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट, जिसमें कहा गया है पूर्व मध्यकाल का दूसरा पार्ट देखते हैं, जिसमें अब इस बार अब तक पढ़ रहे थे उत्तर भारत का मध्यकालीन इतिहास। अब पढ़ेंगे दक्षिण भारत का मध्यकालीन इतिहास, जिसमें चोल साम्राज्य और अन्य के बारे में चर्चा होगा। और ये कहानी होगा 650 से 1206 ईस्वी के बीच का। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आपने एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है, तो चलिए मिलान कीजिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। राजवंश और राजधानी प्राचीनतम चालुक्य की मूल शाखा की राजधानी कहाँ थी? तो बातापी। कहाँ है? बातापी या बादामी कर्नाटक में है। प्राचीनतम चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो बातापी या बादामी कर्नाटक में। पूर्वी चालुक्य की राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश था। पूर्वी चालुक्य की राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में था। पश्चिमी चालुक्य की राजधानी कल्याणी कर्नाटक में है। तो एक प्राचीन चालुक्य की राजधानी बातापी या बादामी कर्नाटक में था, और पश्चिमी चालुक्य की राजधानी कल्याणी यानी कि कर्नाटक में था, और पूर्वी चालुक्य बेंगी आंध्र प्रदेश में था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को मिलान करने कह रहा है, जिसका आंसर ए हो जाएगा कि बातापी के मूल चालुक्य के संस्थापक पुलकेशिन ओवन थे। बातापी के मूल चालुक्य पुलकेशिन ओवन थे। बेंगी के पूर्वी चालुक्य के संस्थापक कुब्ज विष्णुवर्धन थे। बेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य कुब्ज विष्णुवर्धन के उसके संस्थापक थे। कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य थे तैलप द्वितीय उसके संस्थापक थे। कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य तैलप के द्वितीय के संस्थापक थे। कांची के पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु थे। कांची के पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु थे। बातापी के मूल चालुक्य पुलकेशिन ओवन थे। बेंगी के पूर्वी चालुक्य कुब्ज विष्णुवर्धन थे। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य तैलप द्वितीय थे। कांची के पल्लव सिंह विष्णु थे। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी के राजधानी का बनाने का श्रेय बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? तो पुलकेशिन ओवन को। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो पुलकेशिन ओवन को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो वो थे पुलकेशिन द्वितीय। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और दक्षिण बढ़ने से रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया। 7वां नंबर, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बातापी पर कब्जा पर लिया
और बातापी कोंडा बातापी के विजेता उपाधि धारण की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन ओवन यानी मामल्ल। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय को हत्या कर बातापी पर कब्जा कर लिया तथा बातापी कोंडा बातापी के विजेता की उपाधि धारण की? तो नरसिंह वर्मन ओवन मामल्ल इसको कहा जाता है। किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया है? तो वो कहा गया है विक्रमादित्य ओवन के बारे में। किस चालुक्य शासक ने चेर को, चोल को, पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो विक्रमादित्य ओवन को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो था राजेंद्र वन। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र वन। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये कराया था राष्ट्रकूट ने। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजा वन ने कराया था। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजा राजा वन ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो कौन था? तो वो था तंजौर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी मदुरै। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। किन राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो वो जीता था चोल। निम्न राजवंशों में किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो चोल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्य ने। पल्लवों के आकाशमयी रथ मिलने का स्थान है। तो वो स्थान है महाबलीपुरम। पल्लवों के आकाशमयी रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किस शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है पल्लवों की। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला के किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी देवगिरी में। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी में। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो वो किया था शैव धर्म को। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तब वो थे राजा राजा
ओवान। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजा राजा ओवान ने। रावी कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, मेघुती मंदिर, ऐहोल का संबंध है? तो वो संबंध है जैन धर्म से। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, मेघुती मंदिर, ऐहोल का संबंध है जैन धर्म से। ऐहोल का लाढ़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो समर्पित है सूर्य। ऐहोल का लाढ़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य। पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो वो किया वातापी के चालुक्य ने। पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो वातापी के चालुक्य ने। मत्त विलास प्रहसन नाटक का रचयिता थे? मत्त विलास प्रहसन नाटक का रचयिता थे तो वो थे महेंद्र वर्मन ओवान। मत्त विलास प्रहसन नाटक का रचयिता थे महेंद्र वर्मन ओवान। विचित्र चित्त मत्त विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? तो पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन द्वितीय। विचित्र चित्त मत्त विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन द्वितीय। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो वो हुआ पल्लव। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो पल्लव। अब सुमेलित करना है मंदिर निर्माण शैली और प्रतिपादक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। महेंद्र वर्मन शैली, महेंद्र वर्मन इसके प्रतिपादक हैं। महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन वन है। मामल शैली नरसिंह वर्मन वन है। राजसिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं। अपराजित शैली नंदी वर्मन है। महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन वन है। मामल शैली नरसिंह वर्मन वन है। राजसिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय है। अपराजित शैली नंदी वर्मन है। महेंद्र वर्मन शैली के प्रतिपादक महेंद्र वर्मन वन है। महेंद्र वर्मन शैली के प्रतिपादक महेंद्र वर्मन वन है। मामल शैली के प्रतिपादक नरसिंह वर्मन वन है। मामल शैली के प्रतिपादक नरसिंह वर्मन वन है। राजसिंह शैली के प्रतिपादक नरसिंह वर्मन द्वितीय है। राजसिंह शैली के प्रतिपादक नरसिंह वर्मन द्वितीय है। अपराजित शैली के प्रतिपादक नंदी वर्मन है। अपराजित शैली के प्रतिपादक नंदी वर्मन है। मामल्लपुरम किसकी समानार्थी है? मामल्लपुरम किसकी समानार्थी है? तो वो है महाबलीपुरम की। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो महाबलीपुरम की। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो वो थी चोल वंश की। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश के। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्पकला है में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है चिदम्बरम में। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलप द्वितीय द्वारा। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, तो वो है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश की मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर एवं के बीच बनाया गया है, तो ये बनाया गया है 700 से 800 ईस्वी के बीच में। 700 से 800 ईस्वी के बीच में एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर बनाया गया है। 700 एवं 800 ईस्वी के बीच बनाया गया है। 3 मुख वाली ब्राह्मण
विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, गुफा में है। किस गुफा में है? तो वो है एलिफेंटा गुफा में है। तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, गुफा में है, एलिफेंटा गुफा में है। हिन स्वांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। तो पल्लव शासक कौन था? तो नरसिंहवर्मन वन यानी मामल था। हिन स्वांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था नरसिंहवर्मन वन के एक मामल। अब सुमेलित करना है 39 नंबर का। इधर है पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन और उसके प्रधान कौन थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्र यानी कि प्रांत के ग्राम को ग्राम भोजक कहा जाता था। राष्ट्र यानी कि प्रांत के प्रधान कौन होते थे? ग्राम भोजक। विषय यानी जिला के कौन होते थे प्रधान? विषयी के। विषय जिसको आज के रूप में जिला बोलते हैं, उसके प्रधान थे विषयी के। राष्ट्र यानी कि प्रांत के जो प्रधान होते थे ग्राम भोजक। सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दिया है। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, राष्ट्र यानी कि प्रांत, राष्ट्र जिसको प्रांत कहा जाता है उसको राष्ट्रिक कहा जाता है। राष्ट्रिक उसके प्रधान होते थे। राष्ट्र यानी कि प्रांत के प्रधान राष्ट्रिक हुआ करते थे। विषय यानी कि जिला जो आज के रूप में कहा जाता है उसके प्रधान विषयिक हुआ करते थे। कोट्टम या तालुका जिसके प्रधान देशाधिकृत होते थे। ग्राम के प्रधान होते थे ग्राम भोजक। ग्राम के प्रधान होते थे ग्राम भोजक। कोट्टम यानी तालुका के प्रधान कौन होते थे? तो देशाधिकृत। और ग्राम के प्रधान ग्राम भोजक। विषय यानी कि जिला के प्रधान कौन होते थे? तो विषयिक। जिला के प्रधान यानी विषय के प्रधान कौन होते थे? तो विषयिक। राष्ट्र यानी प्रांत के प्रधान राष्ट्रिक। आलवारों वैष्णव संतों एवं नायनारों अडियार शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? तो वो आरंभ हुआ पल्लव। अलवारों वैष्णव संतों एवं नायनारों अडियारों शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? पल्लव। महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो वो अनुवाद किया पेरुंदेवनार ने। महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो पेरुनदेवनार ने। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया? तो ये करवा दिया किसने? तो नरसिंहवर्मन वन यानी मामल ने। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंहवर्मन वन मामल ने। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो वो शासक था महिपाल वन। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल वन। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुँचे थे? तो वो थे होयसलों ने। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों यानी पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर
तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुँचे थे। होयसलों ने वेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य का विलय किसने किया? वेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो ये किया राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल ने। वेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल ने। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो वो प्रचलन विक्रमादित्य सिक्स ने किया। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य सिक्स ने किया। विक्रमांक चरित्र का रचयिता बिल्हण एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षण शासक थे। तो वो थे विक्रमादित्य सिक्स थे। विक्रमांक चरित्र का रचयिता बिल्हण एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे विक्रमादित्य सिक्स। मिताक्षरा की विषय वस्तु है। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? तो वो है मिताक्षरा की विषय वस्तु हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। मिताक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है। पल्लवों की राजभाषा थी। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो वो मिलता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो वो मिले हैं एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो वो मिले हैं कर्नाटक में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो वो कर देते थे चोल। कि निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो वो युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कौन करवाया था? तो वो करवाया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो वो गोपुरम से तात्पर्य होगा तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। द्रविड़ शैली में के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो वो गोपुरम से तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से हो जाएगा। अब देखते हैं एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे है? तो ये केवल हिंदुओं, बौद्ध और जैनों से है। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्ध एवं जैनों से है। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो वो विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोलों का राज्य फैला हुआ था कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई क्या हुई? चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात क्या हुई? तो वो हो गई
नटराज की कांस्य प्रतिमाएं। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। किस चीज़ के लिए चोल युग प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाएं के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो वो की थी कृष्ण द्वितीय ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय ने। कृष्ण तृतीय ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय ने। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था। तो वहाँ का शासक मारबर्मन कुलशेखर था। मारबर्मन कुलशेखर था। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था मारबर्मन कुलशेखर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था कृष्ण वर्मा ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण वर्मा ने। किसने मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? तो वो बनाई अमोघवर्ष। किसने मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? अमोघवर्ष। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? तो वो रचना की अमोघवर्ष ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? तो वो अमोघवर्ष ने। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था। तब वो प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। तब वो शामिल नहीं था सायन। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था सायन। अब देखिए 70 का आंसर, इसका आंसर ए हो जाएगा। ग्रंथकार हैं, इधर ग्रंथ हैं। पंप किसकी रचना किए थे? तो आदि पुराण की। पंप रचना किए थे आदि पुराण की। पुण्य किए थे शांति पुराण की। पुण्य किए थे शांति पुराण की रचना। रन किए थे अजित पुराण की। अजित पुराण की रचना रन ने की। और शाक्टायन की रचना अमोघ वृत्ति ने की। अमोघ वृत्ति की रचना शाक्टायन ने की। अमोघ वृत्ति की रचना शाक्टायन ने की। शाक्टायन ने अमोघ वृत्ति की रचना की। रन ने अजित पुराण की रचना की। रन ने अजित पुराण की रचना की। पुण्य ने शांति पुराण की रचना की। पुण्य ने शांति पुराण की रचना की। पंप ने आदि पुराण की रचना की। पंप ने आदि पुराण की रचना की। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। तो ये नमूने मिलते हैं एलोरा और एलिफेंटा में। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं एलोरा और एलिफेंटा में। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं एलोरा और एलिफेंटा में। रावण की खाई, दशावतार कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं एलोरा में। रावण की खाई, दशावतार कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं एलोरा में। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी यानी धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन हैं? तो वो हैं एलिफेंटा। बम्बई में 6 मील दूर धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन हैं? तो एलिफेंटा। अब निम्न कथनों पर विचार करने कह रहा है और विचार करके सही कथन का
पहचान बता रहा है कि सही कथन बताइए कि क्या है। तो देखिए 74 का आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों ही बात सही कहा गया है, तो याद करिए दोनों बातें। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने पांड्य एवं चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, तो वो हलेबीड और बेलूर में। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है बेंगी के चालुक्य द्वारा। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया, तो बेंगी के चालुक्य द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज हैं। अब देखते हैं 78 का क्वेश्चन। चोल साम्राज्य का संस्थापक है। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय है। चोल साम्राज्य का संस्थापक है विजयालय। सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की, तो वो की राजेंद्र तृतीय या कुलोत्तुंग चोल ने। कुलोत्तुंग सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की, तो राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल ने। 80 का आंसर देखिए। 80 का आंसर ये हो जाएगा। पेरियर पुराणम का आंसर हो जाएगा। ग्रंथकार थे सेक्किलर। एक पेरियर पुराणम एक ग्रंथ है जिसके ग्रंथकार सेक्किलार हैं। पेरियार पुराणम के ग्रंथकार सेक्किलार हैं। वीर सोलियम के ग्रंथकार बुद्ध मित्र हैं। वीर सोलियम के ग्रंथकार बुद्ध मित्र हैं। कलिंग तुपरन्नी के ग्रंथकार जय गोंदन हैं। कलिंग तुपरन्नी के ग्रंथकार जय गोंदन हैं। 81 नंबर। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था, तो वो था विजयालय। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था, विजयालय। 82 नंबर। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था, तो वो था पल्लव का। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था, तो पल्लव। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की, तो 846 ईस्वी में। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की, तो 846 ईस्वी में। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था, तो वो करवाया था परांतक वर्ण ने। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था, तो परांतक वर्ण ने। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के समय प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो वो किया राजा वन ने। अभिलेखों के ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो राजा वन ने। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया, तो वो था राजा वन ने।
किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो राजा राजा ओवन ने श्रीलंका को विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया पोल नरुआ। राज राजा एक ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो पोल नरुआ ने। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय, श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना का गठन का श्रेय किसको है? तो ये श्रेय है राज राजा ओवन का। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय, श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? तो राज राजा ओवन को। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों के समापन मालदीव द्वीप समूह के विजय से किया? तो ये किया राजा राजा ओवन ने। किस चोल शासकों ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह के विजय से किया? तो राजा राजा ओवन ने। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व का निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? तो ये करवाया राज राजा ओवन ने। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? तो राज राजा ओवन ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो ये पूर्ण किसने किया? तो क्या राजेंद्र ओवन ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो राजेंद्र ओवन ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो राजेंद्र ओवन ने। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंडचोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो वो बनाया राजेंद्र ओवन ने। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंडचोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? राजेंद्र ओवन ने। किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो वो थे राजेंद्र ओवन। किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने अब इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? राजेंद्र ओवन ने। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयों तुंगबर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कड़राम आधुनिक केदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? राजेंद्र ओवन ने। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयों तुंगबर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कड़ारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? राजेंद्र ओवन ने। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा गया? तो वो भेजा गया कुलोत्तुंग चोल ओवन ने। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? कुलोत्तुंग चोल ओवन ने। अब सुमिलित करना है। इधर एक तरफ चोल प्रशासन से संबंधित है, जो सुमिलित करना है। तो देखिए सुमिलित करते हैं। पेनुद्रम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे। पेरुनंदरम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे। सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे। सिरुतरम
निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे। ओलेनायकम मुख्य सचिव होते थे। विदायाधिकारी विदायाधिकारी प्रेषण लिपिक होते थे। विदायाधिकारी प्रेषण लिपिक होते थे। ओले नायकम मुख्य सचिव होते थे। ओले नायकम मुख्य सचिव होते थे। विदायाधिकारी प्रेषण लिपिक होते थे। विदायाधिकारी प्रेषण लिपिक होते थे। ओले नायकम मुख्य सचिव होते थे। विदायाधिकारी प्रेषण लिपिक होते थे। फिर सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे। पेरुंदरम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे। फिर से सुमेलित करना है, तो आइए सुमेलित करते हैं। इसका भी आंसर ए होगा कि ये चोल कालीन प्रशासकीय विभाजन है और उसके समतुल्य है। मंडलम प्रांत के समतुल्य हुआ करता था। मंडलम प्रांत के समतुल्य हुआ करता था। बलनाडु या कोट्टम कमिश्नरी के समतुल्य हुआ करता था। नाडु जिला के समतुल्य हुआ करता था। कूरम ग्राम समूह के समतुल्य हुआ करता था। नाडु जिला के समरूप हुआ करता था, समतुल्य हुआ करता था। कूरम ग्राम समूह, कूरम किसके समतुल्य? ग्राम समूह के समतुल्य। नाडु जिला के समतुल्य, नाडु जिला के समतुल्य। बलनाडु यानी कोट्टम, बलनाडु कोट्टम कमिश्नरी के समतुल्य। वलनाडु कोट्टम कमिश्नरी के समतुल्य। मंडलम प्रांत के समतुल्य, मंडलम प्रांत के समतुल्य। अब 98 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। उड़ार उड़ग्राम समान ग्राम की सभा, उड़ार उड़ग्राम समान ग्राम की सभा, सभा महासभा पेरुंगरी, पेरुंगरी चतुर्विद मंगलम ग्राम, ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा। नगरम नगर के व्यापारियों की सभा। पुग शिल्पियों की सभा, पुग शिल्पियों की सभा, पुग शिल्पियों की सभा। नगरम नगर के व्यापारियों की सभा, नगरम नगर के व्यापारियों की सभा। सभा महासभा पेरुंगरी चतुर्वेदी मंगलम ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा। उड़ार उड़ ग्राम समान ग्राम की सभा। महासभा के कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था बरियम। महासभा के कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था बरियम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है उत्तर मैरूर। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मैरूर। चोल काल में कडिमय का अर्थ था, तो वो था भू राजस्व या लगान। चोल काल में कडिमय का अर्थ था भू राजस्व या लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो वो हो गया राजेंद्र वन। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो राजेंद्र वन। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो वो दी जाती थी क्षत्रिय शिखामणि। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिखामणि। पड़ैया का अर्थ है, पड़ैया का अर्थ होता था अछूत। पड़ैया का अर्थ है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलुंज, कुलुंज, कुलंज, कुलंजू, कुलंजू। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। चोल काल में राज्य के स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी, तब वो कहलाती थी प्रभुमान्यम, प्रभुमान्यम। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभुमान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो वो किया था लोक महादेवी। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो लोक महादेवी। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाला चोल सम्राट था? तो सभी था। राज वन था, कुलोत्तुंग चोल वन था, राजेंद्र वन था। राज वन था, राजेंद्र वन था, कुलोत्तुंग चोल वन था। नाना देशी निगम, नाना देशी निगम क्या था? नाना देशी निगम क्या था? तो दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है?
उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। तो वो कहा था चोल स्थापत्य कला प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला के बारे में। तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर यानी कि राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को। गंगैकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो वो हो गया राजेंद्र ओवन के समय काल में। गंगैकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो राजेंद्र ओवन के। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो वो कौन नहीं है? तो जयगोंदर चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। जयगोंदर। अब 114 का आंसर देखिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। कुंभन यानी कम्बन रामायण या रामावतारम के ग्रंथकार कौन है? तो कुंभन और कम्बन के ग्रंथ लिखे थे रामायण या रामावतारम। कुट्टन या ओटकुट्टन लिखे थे पिलई तामिल। कुट्टन या ओटकुट्टन लिखे थे पिलई तामिल। पुगलेंदी लिखे थे नलबेम्बा। पुगलेंदी लिखे थे नलबेम्बा। किसने ऋग्राथ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की? तो वो की वेंकट माधव ने। किसने ऋगार्थ यानी ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की? तो वेंकट माधव ने। 116 का को देख लेते हैं आंसर। 116 का आंसर ए हो जाएगा। 1 2 3 4। काकतीय राजवंश का क्षेत्र था वारंगल आंध्र प्रदेश में। काकतीय राजवंश का क्षेत्र था वारंगल जो कि आंध्र प्रदेश में है। यादव वंश का राज्य क्षेत्र था देवगिरी महाराष्ट्र में। यादव वंश का देवगिरी महाराष्ट्र में। होयसल का द्वार समुद्र कर्नाटक में। होयसाल का राज्य क्षेत्र था द्वार समुद्र कर्नाटक में। शिलाहार का राज्य क्षेत्र था कोंकण महाराष्ट्र में। शिलाहार का राज्य क्षेत्र कोंकण महाराष्ट्र में। अब देखना है, सुमेलित करना है राजवंश को और वास्तविक संस्थापक को। तो 117 का आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो 1 2 3 इसका भी ऑलरेडी मिलान सही ही है। काकतीय राजवंश का वास्तविक संस्थापक प्रोलराज द्वितीय था। काकतीय राजवंश का संस्थापक प्रोलराज द्वितीय था। यादव वंश का भीलम पंचम था। होयसाल का विट्टिग देव विष्णुवर्धन था। अब 118 नंबर क्वेश्चन। रुद्रांब किस राजवंश की पहली प्रसिद्ध महिला शासका थी? रुद्रांबा किस राजवंश की पहली महिला शासक थी? तो काकतीय। रुद्रांबा किस राजवंश के प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय। प्रसिद्ध चोल शासक राजा राजउवन का मूल नाम था अरिमोलिवर्मन। प्रसिद्ध चोल शासक राजा उवन का मूल नाम था अरिमोलिवर्मन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोत्तुंग उवन ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो कुलोत्तुंग उवन ने।